यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 7 को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और जो टेस्ट नंबर 6 है उसको पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर में करा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो जो टेस्ट नंबर 7 है ये मैं इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे रहता है, 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन रहेंगे। जो टेस्ट नंबर 7 है उसके, ये जो टेस्ट 7 है ये आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रिलेटेड रहेगा, प्लस इसके बाद जो आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी जो जितना है वो सब यहाँ से पूरा 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये बोल रहा है एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सी स्थिति ऐसी है जो मांग मुद्रा जो प्रेरित है उसकी जो मुद्रास्फीति है वो उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट क्या, निर्यात में वृद्धि, ठीक है। अगर हम निर्यात में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, विनिमय दर में होने वाली जो गिरावट है वो कुल मांग में क्या वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तत्पश्चात ये गिरावट उच्च निर्यात को प्रोत्साहित करेगी, ठीक है, उससे क्या मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, ये तो करेक्ट है। दूसरा, बड़ी परियोजनाओं में पर सरकारी व्यय है उसमें वृद्धि करना, राइट। जो बड़ी परियोजनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि आपका उसमें जो कुछ खर्च आता है, अधिक धन खर्च करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें भी मांग जो मुद्रास्फीति है उसमें भी आमतौर पर क्या बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति एक प्रकार का जो वस्तु सेवा की मांग है उसमें वृद्धि से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो रहेगा, जितना भी वृद्धि रहेगी उससे प्रभावित होगा। अगला क्या है, जो आपकी उच्च आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, ये क्या है, राइट। ये आपकी होती है जो अर्थव्यवस्था में प्रगति कर रही होती है। जब अर्थव्यवस्था क्या प्रगति कर रही होती है तो लोग एक व्यवसाय या अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ अपना धन खर्च करते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या समान मांग में जो वृद्धि होती है वो यहाँ पर पता होता है, तो भी क्या है, उससे भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। तो तीनों जो बातें हैं ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि उत्पन्न कर सकती हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा हेड काउंट अनुपात जो होता है HCR का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। हेड काउंट जो अनुपात है, रेशियो, उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो जो सेकंड जो आपका आंसर होगा यहाँ से ये हो जाएगा, ये राष्ट्रीय जो निर्धनता रेखा है उससे नीचे रहने वाली जो जनसंख्या है उससे प्रतिशत से क्या है, ये अनुपात को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है इसके, ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो, निर्धनता जो है आपकी विश्व बैंक के अनुसार जो कल्याण बैंक है उसमें कमी को निर्धनता कहा जाता है, राइट। और इसमें जो आयाम शामिल होते हैं, जैसे कि इनमें निम्न आय, ठीक है, गरिमा के साथ जीवन जीने का जो आवश्यक बुनियादी वो है वस्तु हैं वो, ठीक है, उसको प्राप्त करने में शामिल असमर्थता, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और जो निर्धनता होती है उसको कैसे मापते हैं, निर्धनता को मापने के लिए पारंपरिक जो आपके दृष्टिकोण है, व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए बास्केट में शामिल जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य, ठीक है, उसको निर्दिष्ट करता है। इस न्यूनतम व्यय या आय को निर्धनता कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा निर्धनता और जो यहाँ पे निर्धनता रेखा है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड का बी हो जाएगा यहाँ से। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है FDI के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। FDI के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो जो होते हैं FPI, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से बोल रहा है कि इनमें से जो हैं FDI और जो FPI हैं इनमें से कथनों पर विचार करना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10% से अधिक के विदेशी निवेश को FDI माना जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही बोला है, क्योंकि जो अब किसी भी जो चुकता पूंजी होती है उसके 10% से अधिक के विदेशी निवेश यहाँ पर माना जाएगा, राइट। तो ये आपको करेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, भारत में एक विशेष विदेशी जो संस्थागत निवेश है FII, उसको किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10% तक निवेश करने की अनुमति होता है। इसका तात्पर्य क्या है, 10% से ऊपर किसी निवेश को FDI में माना जाएगा, तो उसे बोलते हैं आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, 3 का ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3A। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ से केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में रिजर्व बैंक के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, राइट। बोला केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, इनमें से किस चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार हैं उसको बाह्य आघातों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 20 का क्या होगा आंसर होगा, राइट। जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, उसके द्वारा क्या स्थिरीकरण, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंक प्राय अर्थव्यवस्था के बाहरी आघातों से मुद्रा के स्टॉक का स्थिरीकरण करने के लिए मुद्रा सृजन को जो सृजन करता है उसमें अपने जो उपकरण हैं, ठीक है, उसका उपयोग करता है। मान लीजिए कि भविष्य में किसी विकास की आशा से पूरे संसार में भारतीय जो निवेशक हैं
उसमें भारतीय जो बंद पत्र उसमें क्या है, निवेश में वृद्धि करते हैं, जो इन परिस्थितियों में लगभग उसकी प्रतिफल की ऊंची दर यहाँ पर देने में सहमत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा फोर्थ का बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की मिशन कोविड सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। जो मिशन कोविड सुरक्षा जो अभी है, हाल ही में न्यूज़ में था, उसके बारे में बताना। यहाँ से करंट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला बोला है इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक बोला है, इनमें से एडनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है ये। ठीक है, जो इनकोवैक है क्या है, एडनो। तो ये क्या, देखो इनकोवैक जो आपकी है, ये विश्व की पहली भारत की स्वदेशी रूप से विकसित इंट्रानेजल, ठीक है, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन को इनकोवैक नाम यहाँ पर दिया गया, ये भी बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही बोला है कि इस प्रकार का वैक्सीन वेक्टर है। दूसरा क्या है, कोवैक्सीन, ये है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो ये भी एक स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। अगला क्या है, क्योंकि कोवैक्सीन जो आपकी है भारत में स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन, इसे भारत में बायोटेक द्वारा यहाँ पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यहाँ पर सहयोग से विकसित किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट है। तीसरा, जायडस कैडिला। ठीक है, जो जायडस कैडिला है ये क्या है, जो जायडस कैडिला विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए आधारित वैक्सीन है। ये आपको याद रखना है। कौन सी है, डीएनए आधारित वैक्सीन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें तीनों में से कौन सी डीएनए आधारित वैक्सीन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये डीएनए आधारित वैक्सीन होती है। ठीक है, ये 12 वर्ष की आयु और उससे अधिक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो वैक्स के लिए उपलब्ध होती है, राइट। इसे मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की साझेदारी से विकसित किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्पाद के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उत्पाद साधन की लागत में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो किन्हें जोड़ सकते हैं, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से कुल प्रत्यक्ष कर को, ठीक है, क्या बोल रहा है, कुल प्रत्यक्ष कर है उसको। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु या सेवाओं की जो किसी मद है उसमें विभिन्न कारकों के संदर्भ में लागत को साधन, ठीक है, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर कहते हैं। ऐसे में क्या कारक होते हैं जो उसी मद को उत्पादन जो उपलब्धता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है, ये बोला है कुल अप्रत्यक्ष कर को, ठीक है, जो कुल अप्रत्यक्ष कर है आपका उसको। तो देखो बाजार मूल्य का जो निर्धारण है मैं उससे साधन या लागत में कुल अप्रत्यक्ष कर होता है उसको जोड़कर उसमें कुल सब्सिडी को घटाना होता है। ये बात तो सही बोल रहा है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, समानता इसमें प्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है, ओनली अप्रत्यक्ष कर को यहाँ पर शामिल करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कुल सब्सिडी का यहाँ से देखो सब्सिडी को घटाना होता है, क्या होता है यहाँ पर सब्सिडी को घटाना होता है। तो मैंने अभी बताया जैसे कि सब्सिडी घटाते हैं और आपका ये जो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था, किसको जोड़ते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, सब्सिडी को घटाएंगे। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूंजी खाता परिवर्तनीयता बोला जिसका, ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। जो पूंजी खाते परिवर्तन ये न्यूज़ अभी पूछा नहीं क्या पेपर में, ठीक है, तो पूछ सकता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट बोला है इसमें इसका तात्पर्य है बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका तात्पर्य देखो बाजार में जो निर्धारित विनिमय दर होती है उस पर स्थानीय वित्तीय जो परिसंपत्ति होती हैं उसमें विदेशी मुद्रा जो है उसको स्वतंत्रित कर मतलब उसको परिवर्तित करने की स्वतंत्रता होती है। ये करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, वर्तमान में भारत पूंजी खाते में मात्र आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पूंजी खाते में मात्र आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति प्रदान करता है। ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है तारापुर समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर से बढ़ने की सिफारिश यहाँ पर की है। देखो पूरा स्टेटमेंट इन्होंने उतार दिया है। ठीक है, जो इसकी बात फैक्चुअल पॉइंट बदला है वो पूरा स्टेटमेंट इनका लिख दिया है, तो सही होगा ये। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 का डी। ठीक है, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के अधिक लोग काम करते हैं। ये बोला है किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक लोग काम पर रहते हैं। ठीक है, ये काम कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 8वें का, ये परिच्छन बेरोजगारी होती है। ठीक है, क्या होती है, परिच्छन बेरोजगारी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तविक आवश्यकता से अधिक संख्या में लोग कार्य करते हैं। यदि कुछ लोग को कार्य से निकाल दिया जाता है
उसके बाद भी उत्पादन यहाँ पर प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि परिच्छन बेरोजगारी की इनमें से कौन सी सही विशेषता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसका आशय है कि यह अधिशेष श्रम बल युक्त रोजगार की स्थिति को संदर्भित करता है। इससे कुछ श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती जाती है। राइट, तो आपका यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो, जितना भी टाइप से आंसर यहाँ बना सकता है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है तो उसी टाइप से आपसे पेपर में पूछे, आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है। ये नोट्स अभी नोट्स ये भी क्या है, न्यूज़ में था, अभी पी नोट्स जो था न्यूज़ में था। ये क्या है, इस पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ये सेबी के तहत पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेश, जिसको एफआईआई बोलते हैं, इसके उप खातों की अनुषंगी कंपनियों से भी एक अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूतियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार जारी किए गए जो डेरिवेटिव हैं उसमें लिखित होते हैं। तो पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसे आरबीआई में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा एफआईआई को विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया था, ये गलत है। विदेशी क्षेत्राधिकार में यहाँ पर जारी नहीं किया था, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आएगा। तो 9th का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये भी करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड करके आपको जो स्टैटिक टॉपिक होता है वहाँ पे मर्ज किया गया इसको। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात, जिसको बोलते हैं CRR, राइट, मतलब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, जो हम आप बोल रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें नगद आरक्षित अनुपात को वृद्धि करने में के निर्णय करेंगे तो उसमें सबसे अधिक परिणाम स्वरूप किसकी संभावना होती है। ठीक है, तो ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10th का बी, ब्याज दरों में वृद्धि की। ठीक है, जो नगद आरक्षित अनुपात होता है एक औसत दैनिक राशि होती है। ठीक है, जिसे बैंकों को अपनी निवल मांग एवं मियादी जो देनदारी है उसके प्रतिशत के रूप में रिजर्व बैंक के पास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। राइट, ध्यान देने बात यह कि इसमें क्या जो बैंक होते हैं, ठीक है, बैंक की जो पच्चीक अवधि होती है, राइट, जो बैंकों की पच्चीक एक अवधि होती है, मतलब जितने टाइम तक आप रखेंगे उसके अगले पखवाड़े और दूसरे शुक्रवार तक बनाए रखने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 10th का बी। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र जो है बेरोजगारी दरों को इसी अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो ये कौन सा करेगा, ये आपका करता है फिलिप्स वक्र। जो आपका फिलिप्स वक्र है ये क्या होता है, इसको पता होना चाहिए। देखो, फिलिप्स वक्र एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो ये दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थायी और विपरीत संबंध होता है। राइट, उच्चतर महंगाई दर, निम्नतर जो आपकी महंगाई दर होती है और कम महंगाई दर, ये उच्च बेरोजगारी दर से जुड़ी हुई होती है तीनों। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबंधित तृतीय विनिमय। ठीक है, प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के संचलन को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत विदेशी मुद्राओं की क्रय और विक्रय के लिए हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे 12 नंबर का ये बोल रहा है। ठीक है, देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि मैं देखो आपको बता देता हूँ, जो प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर होती है ये किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बिना विश्व में उत्तम प्रणाली का उदय होता है। ठीक है, जिसे उत्तम रूप में प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसी प्रकार की विनिमय दर प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की विनिमय दर प्रणाली है, तृतीय विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है स्टेटमेंट देके सिंपल सा, ये तृतीय दर प्रणाली से क्या आशय है। यह तृतीय दर प्रणाली ये इसमें किस देश में जो दर प्रणाली को लागू किया गया है, ये किस देश में ये प्रणाली लागू है। ठीक है, ये आप याद रखना है। इस प्रणाली को त्रुटि बहुल तृतीय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक नम्य विनिमय दर प्रणाली है और एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली का भाग होता है। ठीक है, तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे त्रुटि बहुल तृतीय प्रणाली भी कहता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसे क्या है, जो आपका त्रुटि बहुल तृतीय प्रणाली भी कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आय से घटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो किसे घटाएंगे, इसको घटाने के लिए आपको करना है जो गैर कर अदायगी होती है, ठीक है, वो घटाइए। उसके बाद आपको सरकार की जो परिवार के द्वारा की गई अंतर अदायगी है उसको भी घटाएंगे। ठीक है, तो उससे आपका यहाँ पर क्या आएगा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करेंगे। राइट, एक बार देख लेते हैं ये क्या है। जो व्यक्तिगत आय प्रयोज्य क्या है, राष्ट्रीय आय का अंश होता है जो परिवार को प्राप्त होती है। ठीक है, NI को
छोटी से छोटी जो कोटि है उसमें विभाजित करके हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। एनआई मतलब नेशनल इनकम, ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखो आपको किस टाइप से घटाना है, पीआई, ठीक है, पीआई इक्वल एनआई माइनस यूपी, ठीक है, इस टाइप से आपको क्या है ये याद रखना है, ठीक है। पीआई क्या हो गया आपका, पर्सनल इनकम, ठीक है, पर्सनल इनकम मतलब व्यक्ति का है, राइट। और जो एनआई आपको मैंने बताया कि ये नेशनल इनकम होता है, ठीक है। और उसके बाद यूपी जो होता है ये होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्टर्ब प्रॉफिट जिसको कहते हैं अवितरित लाभ। ये दोनों तीनों चीज़ की आपको हिंदी लिख लेनी क्या होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 13 का आपको जो आंसर होगा यहाँ से कर अदायगी को और कर अदायगी इनको, तो एक और बी मतलब पहला और दूसरा आंसर करेक्ट होगा, तो 20 का आंसर होगा 13 का बी, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से अपस्फीति मुद्रास्फीति के स्तर में कमी है। अपस्फीति जो है मुद्रास्फीति के स्तर में कमी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका 14 का ये बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। जो अपस्फीति है वस्तुओं को सेवाओं की कीमतों में एक साधारण गिरावट है, ना कि इसके स्तर में कमी है। पहला गलत हो गया। दूसरा, और देखो जो आपकी अपस्फीति होती है ये अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और क्रेडिट संकुचन के कारण अपस्फीति के दौरान ये क्रय शक्ति के साथ साथ बढ़ती रहती है, राइट, ये कमी नहीं होती इसमें। दूसरा है अवस्थिति, यहाँ पे अपस्फीति था, यहाँ पे अवस्थिति है। अवस्थिति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समान गिरावट है, ठीक है। जो अवस्थिति होती है ये कीमत मुद्रास्फीति की गति के अस्थायी रूप से मंद होती है, न कि समझ में गिरावट होती है, ठीक है। इसका उपयोग उन घटनाओं में करते हैं जहाँ पर मुद्रास्फीति दर अल्पावधि या बहुत कम होती है, न कि गिरावट होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 का डी। देखो यहाँ से मैं एक बात बताता हूँ, जो अवस्थिति है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में शायद पूछा हुआ, ठीक है। तो 2021 या 22 ऐसा कुछ जो एग्जाम था उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन अपस्फीति का, ठीक है। तो आपको याद रखना है अवस्थिति का। तो आपको देखो अपस्फीति जो लिखा है और अवस्थिति दोनों के बारे में पता नहीं चाहिए क्या है, ठीक है। आपने अगर इकोनॉमिक पढ़ा हुआ है बेसिक से तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा, ठीक है। देखो अवस्थिति को बोलते हैं आपका डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं अवस्थिति, डिसइन्फ्लेशन, राइट, याद रखना है। जो अपस्फीति है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, और इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। 14 हो गया। 15 नंबर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसमें अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। वर्ड को आपको थोड़ा भूलना नहीं है, देख लेना अवस्थिति के बारे में पूछ रहा है या अपस्फीति के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अवस्थिति को अगर इंग्लिश से देखेंगे तो ज़्यादा सही समझ आएगा आपको इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन रहता है तो उसका आप इंग्लिश वर्ड भी देख सकते हैं क्वेश्चन में, जब पेपर देंगे तो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है सकल घरेलू उत्पाद अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ये अर्थव्यवस्था में घरेलू स्तर पर, ठीक है, घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है ये। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, जीडीपी की अवस्थिति की गणना वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत क्यों है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के आंकड़े मासिक आधार पर यहाँ पर जारी किए जाते हैं, ठीक है। जबकि जीडीपी में अवस्थिति एक निश्चित अंतराल में जीडीपी जो डाटा है वो वार्षिक या त्रैमासिक आधार पर जारी करता है, ठीक है। इसलिए इसकी उपयोगिता को सीमित करते हुए मुद्रास्फीति को मासिक परिवर्तन के हिसाब से अवस्थितिक और अपस्फीतिक, ठीक है, और इसको पता और अवस्थितिक जीडीपी और उसको उपयोग करके पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये होगा। उसके बाद क्या है, जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय जिसको बोलते हैं MOSPI, इसके द्वारा यहाँ पर जारी किया था, ना कि इसके जो बता रहा है कि इसके विभाग के अधीन जो कार्यालय उसके द्वारा, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट होगा तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डी मिनिमिस, ठीक है, डी मिनिमिस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था में डी मिनिमिस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया गया है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये एक कृषि, ठीक है, कृषि समझौते पर जो आपकी सब्सिडी है या घरेलू समर्थन है उसकी राशियों को दिखाता है, ठीक है। तो 16 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार देखो इसमें घरेलू सहायता की न्यूनतम मात्रा की अनुमति दी जाती है, ठीक है, भले ही वह व्यापार को विकृत हो या ना हो, ठीक है। इसके तहत क्या है, विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य 5% तक की जो हैं वो, और विकासशील देशों में 10% तक की छूट दी जाती है इसमें कृषि को लेकर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संबंधित स्रोत हैं? बेरोजगारी से जो संबंधित आंकड़े हैं इनमें से कौन से हैं वो स्रोत है इसका, ठीक है, ये बताने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत की जनगणना रिपोर्ट, जो जनगणना रिपोर्ट होती है ये क्या है, आपको बताएंगे कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, सिंपल सी बात है, सबको पता है। दूसरा क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो आवधिक श्रम बल होता है उसमें कितने श्रम बल, कितने लोग श्रम बल कर रहे हैं, कितने साल तक हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है, कि बेरोजगार कौन कौन है इसमें। थर्ड क्या है, रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकरण से प्राप्त आंकड़े, तो तीनों जो हैं आंकड़े ये सब आपको बताएंगे कि बेरोजगारी संबंधित जो हैं स्रोत ये हैं, ठीक है। तो 17 का आपका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उच्च शक्तिशाली, ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो होती है उसकी पद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, ठीक है, कौन करता है, तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह जनता की जमा राशि व हिस्सा है जिसका उपयोग बैंक उधार देने के लिए करते हैं, गलत है। दूसरा, यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता होती है, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो देश की जो मौद्रिक प्राधिकरण अर्थात जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी संपूर्ण देयता को उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। सीधे से आपको बात याद रखनी है, उच्च मुद्रा, जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है किसे कहते हैं, सिंपल से आपको याद रखना है, देश के मौद्रिक प्राधिकरण अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की जो संपूर्ण देयता होती है उसे उच्च मुद्रास्फीति, उच्च मुद्राशाली, ठीक है, उच्च मुद्रा शक्तिशाली कहते हैं, ठीक है। तो आपको 18 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इतना याद रखना है आपको। 19 नंबर, हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जो आपका प्रोग्रेस ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में भारत में जारी की है, ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण खनिज श्रृंखला के खराब प्रबंधन के बारे में चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस खनिजों के यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर माना जा सकता है, यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज किसे माना है, जो आपकी सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसने, ठीक है, रिपोर्ट में। तो हमारा जो आंसर होगा 19 का तो हो जाएगा, देखते हैं इसको। देखो पहला स्टेटमेंट है कोबाल्ट, ठीक है, दूसरा सीसा, तीसरा है नायोबियम, ठीक है, चौथा लिथियम, पांचवा आपका निकेल। तो इन सभी को क्या है इसने महत्वपूर्ण खनिज के रूप में माना है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या है और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ 5 ही दिए हैं, और भी दे सकता है, जैसे कि एंटीमनी है, राइट, गैलियम आपका दिया है, यहाँ पर गैलियम नहीं दिया, गैलियम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, लिथियम हो सकता है, निकल हो सकता है, ठीक है, नायोबियम हो सकता है, यहाँ पे दिया है नायोबियम, और आपका स्ट्रोंसियम ये भी हो सकता है। ये सब जैसे 22 जो खनिज हैं ये इसमें शामिल हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिनका आकलन भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज के रूप में करते हैं, राइट। अगला देखते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा WTO के MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है, तो कौन करता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, देशों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी व्यापार भागीदार के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये आपका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये आपको ये सिद्धांत बताता है इसका, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, मतलब आप बताएंगे सीधी सी इसकी जो डेफिनेशन यही होती है। अगला देखते हैं 21 नंबर, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, ठीक है, इस ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, ये किससे संबंधित है, क्या है ये, ठीक है, तो ये संबंधित है आपका सूडान में जो मौजूदा संकट था उसके कारण अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने का ये था, उस वजह से ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। सूडान में लगभग कितना 2800 भारतीय नागरिक हैं, यहाँ लगभग 1200 भारतीयों को एक समुदाय भी यहाँ पर बसा हुआ है, राइट, तो याद रखना है। 22 नंबर देखते हैं, हाल ही में ये भी करंट का है, मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट से दूर चेतुमल खाड़ी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल खोजा गया है। इस संदर्भ में ब्लू होल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये दुनिया भर के तटीय जो कास्ट हैं उन प्लेटफॉर्म पर पाए जाते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, सही बता रहा है। दूसरा क्या, ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण उत्तरवर्ती हिम युगों के दौरान हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। देखो ऐसा माना जाता है कि लगभग 11,000 वर्ष पहले उत्तरवर्ती जो हिम युग थे उसके दौरान चूना पत्थर की स्थलाकृतियों से क्षरण से हुआ था। यहाँ पे मैंने बोला आपको उत्तरवर्ती जो युग हैं उसके आपको उत्तरवर्ती युग पता होना चाहिए कि उत्तरवर्ती युग हिमयुग कब हुआ था, तो आपसे स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि लगभग 11,000 वर्ष पहले। आपने सोचोगे कि मैंने उत्तरवर्ती पढ़ा था, तो उत्तरवर्ती को 11,000 वर्ष पहले भी बोल सकते हैं, ठीक है। विश्व के सबसे गहरे जो ज्ञात ब्लू होल है उसकी खोज 2016 में दक्षिण चीन सागर में की गई थी, इसे ड्रैगन होल के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं
22, 23, 22 में दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। 23 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के इनमें से कौन से निम्नलिखित उद्देश्य हैं आपको बताना है, राइट। पहला, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में क्षेत्रों का ऋण का जो पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना करता है, ठीक है। दूसरा, वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है, ये भी करेक्ट है। बाह्य व्यापार को सुगमता बनाना, ये भी बनाता है। जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में सिक्कों की आपूर्ति करना, ठीक है, तो ये भी करता है। तो चारों बातें क्या है, एकदम करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। आप अगर रिजर्व बैंक के बारे में देखेंगे तो इनके सबके कार्य हैं, ये इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 23 हो गया। 24, मौद्रिक नीति के संदर्भ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन रखा है। मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक प्रकरण, इनमें से कौन से जो है मौद्रिक नीति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणात्मक जो प्रयोग है उसके द्वारा किया जाता है। तो क्या कौन से मार्जिन संबंधी उपेक्षाएं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या, नैतिक दबाव। तीसरा क्या, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, वैधानिक तरलता अनुपात। ये आपका गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा। तो ओनली 1, 2 यहाँ से करेक्ट होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, तो आपका बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन का, जो प्राथमिक घाटे हैं उसका सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, तो ये करता है, ये चालू वर्ष के राजकोषीय घाटा है जिसमें पिछली उधारियां पर ब्याज भुगतान या घटाया जाया होता है, ये इसको बताता है। तो 25 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक घाटा होता है क्या, प्राथमिक घाटा चालू जो वर्ष होता है उसका राजकोषीय घाटा होता है जिसमें पिछली उधारियां पर ब्याज भुगतान घटाया जाता है, और राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान जो सहित सरकार की कुल उधारियां होती हैं वो शामिल होती हैं, राइट। प्राथमिक जो घाटा है उसमें ब्याज भुगतान को छोड़कर उधार की राशियां भी शामिल होती हैं। तो हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा अदला बदली समझौता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता होता है, ठीक है, करेक्ट है, सही बात बता रहे हैं। दूसरा, इसके तहत एक देश अपनी मुद्रा को दूसरे देश से तीसरे देश के लिए यहाँ पे विनिमय करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है, एकदम सही बोला है, मुद्रा अदला बदली समझौते के बारे में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 26 का। 27, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है, कोप इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कोप इंडिया है इसको ग्वालियर में भारतीय वायु स्टेशन पर एक लड़ाकू विमान जो प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है उसके रूप में यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोप इंडिया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, वीर गार्जियन, ये बोला है जापान, ठीक है। तो गार्जियन देखो, वायुसेना IAF जो है उस जापान के साथ इसने डिफेंस फोर्स के बीच त्रिपक्षीय वायु युद्धाभ्यास यहाँ पर वीर गार्जियन किया था, तो ये भी करेक्ट है। पिच ब्लैक, ये क्या है, जो पिच ब्लैक है ये युद्धाभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने डार्विन एयरबेस में की थी 3 सप्ताह की अवधि के लिए, तो ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा बेसल मानक को मुख्यतः प्रस्तुत किया था। जो बेसल मानक होते हैं वो RBI के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इनमें से किसको सुधार करने के लिए, किसकी जो कमी करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये वित्तीय तनाव से उत्पन्न होने वाले जो आघात हैं उसको अवशोषित करने और बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को सुधार लाने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये बेसल मानक को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 हो गया। 29 नंबर देखते हैं। ये देखो, जितने मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें सिर्फ ये फैक्चुअल पॉइंट की बात कर रहा है, इसकी डिफिनेशन सिर्फ बताता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला पीजोमीटर भूजल स्तर मापते हैं, जबकि डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर या रिकॉर्ड की गई जानकारी को डिजिटल रूप से प्रसारित करते हैं। तो 29 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हाल ही में जो जल शक्ति मंत्रालय था उसने पहली बार इसका जो संगणना इसकी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में था। दूसरा क्या है, भूजल संदूषण ज़्यादातर मानव जनित होने के बजाय भूगर्भिक होते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि जो भूजल जो संदूषण है ज़्यादातर भूगर्भिक प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि उसमें पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कोई उल्लेखनीय बदलाव उसमें नहीं हुए हैं। हालांकि इसमें संदर्भ में नाइट्रेट प्रदूषण को देखा गया था। नाइट्रेट प्रदूषण नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक हैं उसके इस्तेमाल के कारण होता है, ठीक है, याद रखना है। लगभग 409 जिलों में
फ्लोराइड संदूषण की पुष्टि यहाँ पर हुई है, जिसमें से 209 जिलों में कुछ हिस्सों में आर्सेनिक संदूषण यहाँ पर पाया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, कैलोरी खपत आधारित निर्धनता आकलन में परिवर्तन। ठीक है, इसमें बोला विचार करना है। क्या विचार करना है? यहाँ पे देखो, विचार करने के बाद आप देख लिया यहाँ पे क्या पूछ रहा है। निर्धनता आकलन हेतु समीक्षा पद्धति के लिए गठित तेंदुलकर समिति के लिए कितनी सिफारिशें की गई थी? ठीक है, पहला कैलोरी के आधारित निर्धनता आकलन ये किया गया था। दूसरा, ग्रामीण और शहरी भारत में एक पावर्टी लाइन बास्केट बनाना, ये भी किया गया था। ठीक है, मूल्य समायोजन के साथ स्थानिक सामायिक जो मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए मूल्य समायोजन प्रक्रिया को शामिल करना, ये भी करेक्ट है। निर्धनता का आकलन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए जाने वाले निजी व्यय पर समावेश है। तो ये जो तेंदुलकर रिपोर्ट थी, ये जो सिफारिश थी, इनकी चीज सिफारिशों के आधार पर ये सीधे सीधे पूरे स्टेटमेंट दे दिए हैं। आप अगर इकोनॉमिक में बेसिक पढ़ा होगा तेंदुलकर समिति, उसमें आपको एक एक लाइन पूरी दिख जाएंगी कि इसके बारे में बताई गई है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट इससे करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 30 का। 31, भारत में मुद्रा आपूर्ति की मापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, मुद्रा आपूर्ति की सभी मापों में M4 सर्वाधिक तरल है। क्या है? M4 जो है वो सर्वाधिक तरल है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो देखो भारतीय मुद्रा जो बैंक मुद्रा आपूर्ति, इसमें वैकल्पिक मापों में 4 रूप प्रकाशित किए, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, ये सभी निम्नलिखित किस टाइप से होते हैं? जो M4 होता है, M4 बराबर M3, ठीक है, प्लस डाकघर की बचत जो संस्था है उसकी कुल जमाएं या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। ठीक है, ये आपका M3 है। और ये जो M4 है, ठीक है, M4 सबसे कम तरल है। क्या होगा? सबसे कम तरल है, सबसे कम यहाँ पे बोला है सबसे सर्वाधिक तरल है, ये गलत हो जाएगा। M1 क्या है? ये बोला है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा की माप है। ठीक है, जो M1 है ये भी गलत बता रहा है। ठीक है, M1 क्या होगा? देखो जो M1 और M2 होते हैं ये संकुचित मुद्रा, ठीक है, इनको नॉरो मनी भी कहते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो 31 का आपका डी आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका 32 हो जाएगा, भुगतान संतुलन विधि। जबकि भुगतान संतुलन विधि होती है, इससे राष्ट्रीय आय की गणना नहीं किया जाता है, ये होगा। ठीक है, तो सी इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 32 का 33 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, इसमें बोला कौन सा सही नहीं है। दूसरा बोला है पूंजी किसी अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक व्यय ना हो उसकी मूल्यह्रास की गणना की जाती है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो देखो इसमें से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। ठीक है, दूसरा क्या? किसी अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक व्यय ना होने पर भी मूल्यह्रास की गणना की जाती है। उससे देखो मतलब नहीं हुआ है या नहीं, उसकी मूल जो ह्रास है उसकी गणना की जाएगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, पूंजी के आकस्मिक रूप से होने वाले जो अप्रत्याशित विनाश है उसको भी मूल्यह्रास, ये इसमें नहीं शामिल होता है। ठीक है, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि अप्रत्याशित या अचानक हुआ विनाश या पूंजी का अप्रचलन या किसी दुर्घटना की आपदा या कुछ होता है, तो इसमें क्या है, मूल्यह्रास यहाँ पर नहीं माना जाता। तो आपका ये गलत, ये बोलता है मूल्यह्रास कहा जाता है, नहीं कहा जाता, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा ओनली 3 होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 33 का। 33 हो गया। 34 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है उत्पादन कर एवं उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन कर एवं उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये यहाँ पे करेक्ट भी होगा, क्योंकि जो इसमें उपादान कर होता है, देख लेता हूँ। हाँ, जो उत्पादन एवं उत्पादन है उसमें उत्पादन के संदर्भ में होते हैं, क्योंकि उत्पादन मात्रा की स्वतंत्र होती है, उत्पादन की मात्रा होती है स्वतंत्र होती है, जैसे भूमि कर, स्टाम्प शुल्क, ठीक है, पंजीकरण शुल्क। दूसरी ओर उत्पाद जो होते हैं एक उपादान की इकाई होती है, उसमें उत्पाद के संदर्भ में जैसे कि उत्पादन कर, सेवा कर और आपका निर्यात कर यहाँ पर लगाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्पाद एवं उत्पादन एवं भुगतान या प्राप्ति की इकाइयाँ उत्पाद के लिए संदर्भित होती है, ये भी मैंने आपको इसी स्टेटमेंट में बताया। ठीक है, तो दोनों बातें एकदम जो उत्पाद की है वो सही बोल रहे हैं, राइट। उत्पादन, उत्पाद और उपादान, तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, जो तीनों बातें यहाँ से बोला, जैसे उत्पादन कर की, उपादान की और आपकी उत्पादन कर। ठीक है, तो तीनों बात यहाँ पे करेक्ट बता रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे आपके, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। 35 यहाँ से,
सीमांत स्थायी सुविधा जिसको बोलते हैं MSF, सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य अंतर बैंक बाजार में एक दिवसीय उधार दर की अस्थिरता को कम करता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, इस सुविधा के अंतर्गत उधार लेने की दर हमेशा रेपो दर से क्या अधिक होती है, रेपो दर से हमेशा इस दर की अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि MSF चूंकि एक दंडात्मक दर, इसे हमेशा रेपो दर से अधिक निर्धारित किया जाता है, राइट। MSF जो होता है बैंकों के लिए एक अंतिम उपाय होता है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट है। तीसरा, इस सुविधा, ठीक है, इस सुविधा को RBI द्वारा 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान यहाँ पर शुरू किया गया था, जो आपका डेमोनेटाइजेशन था उसके दौरान यहाँ पर शुरू किया गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ये उस टाइम पे ये शुरुआत नहीं किया गया था, ये किया गया था जो 2011-12, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर किया गया था, ना कि 16 में। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आपका C इसका आंसर हो जाएगा 35 C। 36, पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पूंजी बाजार धन को प्रतिभूति निर्गमन के माध्यम से बचतकर्ताओं को सीधे उपयोगकर्ताओं से उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस बाजार में इक्विटी और ऋण दोनों को शामिल करने वाली पूंजीगत जो निधि है उससे जारी की जाती है, लेकिन उसका व्यापार नहीं किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो पूंजी बाजार है वो दीर्घकालिक अवधि के ऋण इक्विटी शेयर बाजार होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस बाजार में इक्विटी और ऋण दोनों को शामिल करने वाली पूंजीगत जो निधि है वो जारी की जाती हैं, दोनों को शामिल की जाती हैं, ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा यहाँ से। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए, ठीक है। 37 देखते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार जिसको बोलते हैं STR, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, मुद्राओं को टोकरी का एक हिस्सा माना जाता है। तो किससे मानते हैं, तो आपको ये बताना है। देखो, पहला है अमेरिकी डॉलर, ठीक है, दूसरा क्या है जापानी येन, तीसरा चीनी रेनमिंबी, ठीक है, चौथा है भारतीय रुपया, पांचवा यूरो, छठा जो ब्रिटिश पाउंड है स्टर्लिंग वो, ठीक है। तो क्या सभी जो हैं इसकी बात बता रहे हैं कि जो विदेशी मुद्राएं हैं विशेष आहरण है उसकी जो मुद्रा टोकरी के बारे में एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो चारों जो 6 स्टेटमेंट हैं वो बात आपकी पूरी करेक्ट बता रहे हैं, राइट। तो इन्हें कब शामिल किया गया था, देखो यहाँ पे जो चीनी रेनमिंबी था, चीनी रेनमिंबी आपको पता होगा, शायद ये नहीं होगा, लेकिन अभी शामिल कर लिया गया था, कब से 2016 से इसको भी शामिल कर लिया गया था चीनी रेनमिंबी को, ठीक है। तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 37 का। 38, भारत में निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थाओं को वैधानिक तरलता अनुपात SLR मानदंडों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं इसको, ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो, ठीक है, ये भी होगा। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक और आपका लघु वित्त बैंक, ये सब क्या है, भारत की जो वित्तीय संस्थाएं हैं इनको वैधानिक तरलता बनाए रखने के लिए SLR जो होते हैं आपके स्पेशल जो राइट होते हैं वो बनाए रखने के लिए, इनके तरलता अनुपात बनाए रखने के लिए, मतलब स्पेशल लिक्विडिटी राइट जो होते हैं वो बनाए रखने के लिए इनको मानदंड देते हैं। तो चारों बातें यहाँ पर सही बता रहा है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट यहाँ से भी इसका करेक्ट है। तो जिसके बारे में डी स्टेटमेंट सभी बातें आ रही हैं तो आपको SLR लिखना है, ऐसे SLR लिखना है, और उसके बारे में क्या क्या इसके वित्तीय मानदंड हैं, चारों साइड आपको यहाँ से बना लेना है कि SLR के वित्तीय मानदंड क्या क्या है, ये है, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, 38 हो गया। 39 नंबर ये पूछ रहा है, 39 में क्वेश्चन दे रहा है, इस प्रयोग में ऐसे डिटेक्टर शामिल हैं जिन तक ब्रह्मांड का प्रकाश नहीं पहुंचा, एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल महाराष्ट्र के इस तरह की जो उत्पन्न एक सुविधा है उसको निर्मित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये किसकी बात यहाँ पर ही बता रहा है, ठीक है, इनमें से किसकी बात बता रहा है, तो ये आपको बता रहा है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटिव जो आपका है LIGO, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट, ठीक है। तो LIGO को आप पता होना चाहिए LIGO क्या है आपको, राइट। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग खोजी है जो आपका एडवांस्ड जो आपका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है उसको बनाने की परियोजना को मंजूरी भी दी है इसने। तो ये सुविधा का निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद बताता है इसमें, ठीक है। LIGO क्या है, LIGO का अर्थ होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी। ये विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है, ये आपको याद रखना है। और सटीक इंजीनियरिंग और उत्कृष्ट उदाहरण होता है इसका, उसमें 3000 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित दो विशाल लेजर हैं आपके इंटरफेरोमीटर, उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। LIGO गुरुत्वाकर्षण तरंगों में ग्रेविटी वेव जो आपकी होती है उसकी उत्पत्ति का पता लगाता है और उसको समझने के लिए भी इसको समझता है। तो हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा 39 का।
40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत है? गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत में से कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। 40 नंबर में कौन कौन से हैं? पहला आपका संचार सेवाओं के लिए शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ब्याज और आपका जुर्माना सकते। तो तीनों क्या है? ये गैर राजस्व के प्रमुख स्रोत होते हैं, चारों जो स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, 40 हो गया, 41 नंबर देखते हैं। संघ सरकार की निम्नलिखित में से प्राप्तियों में जो संघ सरकार की प्राप्तियां हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। यहां पर पहला स्टेटमेंट आपको दे रहा है, पहला स्टेटमेंट है राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है PSU, जो विनिवेश होते हैं उससे प्राप्त आय क्या होती है? संघ सरकार की प्राप्तियों पर होती है, तो यह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है? विदेशी सरकारों की ऋण की वसूली, जो विदेशी सरकार होते हैं उनके ऋण की वसूली, ये भी आपका इसमें शामिल होता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे? शामिल होंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 41 का। 42 क्या है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से अटारकी, ठीक है, अटाकरी या अटारकी ये का अर्थ क्या है? ठीक है, अटारकी का अर्थ क्या है तो आपको ये बताना है। इसका अर्थ होता है ये एक बंद अर्थव्यवस्था है जहाँ कोई बाहर व्यापार जो बाहरी व्यापार है वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 42 का सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसी संभावना है कि भारत 2026 तक के अंत तक विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में चीन को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका जो यहाँ पर है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 43 का जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत होगा, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष है उसने स्टेट ऑफ जो पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है उसमें 2023 की जो जनसंख्या की डाटा है वो जारी किया है। इस रिपोर्ट में शीर्षक 8 बिलियन जो आपके लाइफ्स हैं जो इन्फिनिट हैं, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसने केस फॉर द जो राइट्स एंड चॉइस हैं इसके आधार पर जारी करेगा, ठीक है। इसमें बताया था उसने कि जो ऐसी संभावना है कि 2023 में मध्य तक भारत की जो जनसंख्या है, 2023 के मध्य तक भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन और चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन हो जाएगी। इन दोनों देशों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर होगा, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा 65 वर्ष से अधिक आयु के जो वर्ग की तुलना है उसमें भारत में 0 से 14 वर्ष की आयु की जनगणना की जाती है, मतलब जो जनसंख्या उसमें अधिक होती है भारत में, फिर से पढ़ देता हूँ, 65 से अधिक आयु के जो वर्ग की तुलना में, ठीक है, भारत में जो 0 से 14 जो आयु के वर्ग के जो जनसंख्या है उससे अधिक है, ठीक है, ये पूछ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ये बात एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, चीन की तुलना में भारत की जीवन प्रत्याशा बेहतर है, ठीक है। चीन की तुलना में भारत की जीवन प्रत्याशा क्या बेहतर? अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी उसमें इतना नहीं था, क्योंकि जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत की तुलना में चीन स्थिति बेहतर है। चीन की महिलाओं का जीवन प्रत्याशा कितना है? पुरुषों की अपेक्षा 82 है, ठीक है, और इनका 76 है। तो उसके हिसाब से अगर भारत का देखेंगे तो 74 और 71 है, ठीक है। तो आपका बेहतर नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट है, बी इसका आंसर हो जाएगा 43 का। 44 यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स जिसको बोलते हैं मिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है, इसे यूरोपीय संघ द्वारा मुख्यतः अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजारों को सरकारी विनिमय के तहत लाने के लिए अनुमोदित किया गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि जो हाल ही में यूरोपीय संघ की जो संसद थी उसने क्रिप्टो लाइसेंसिंग को फंड ट्रांसफर रूल्स को मंजूरी दे दी है, ठीक है। सेकंड है, ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को भी विनियमित करेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो मिका है यूरोपीय जो केंद्रीय बैंक है इसको जारी डिजिटल मुद्राएं हैं, नॉन जो आपके फंजिबल जो टोकन है, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन जिसको बोलते हैं NFT, इसको यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राष्ट्रीयकृत बैंकों को द्वारा जारी डिजिटल परिसंपत्ति को विनियमित नहीं करेगा, यहाँ पे विनियमित करेगा लिखा है, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी मदें भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक के तुलन पत्र से अस्थि भाग परिलक्षित होती हैं? इनमें से बोला है कौन सी ऐसी मदें जो भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की तुलना पत्र के अस्थि भाग के परिलक्षित होती हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी, पहला जो बोल रहा है अग्रिम ऋण, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बोला है बैंक द्वारा धारित सरकारी भूतियाँ, ये भी करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद क्या है,
उसके बाद आपका आरक्षित नकद अनुपात जो आपका CRR बोलता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी करेक्ट है। तो जो बैंक द्वारा धारित निवल मियादी जमाएं हैं, ठीक है, वो इसमें क्या है, शामिल इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि देनदारियां फर्म ऋण वे होते हैं जो दूसरों को देना होता है, ठीक है। किसी बैंक के लिए मुख्य देनदारी इनकी जमाएं हैं जो लोगों ने इनके पास रखी हैं। बैंक के लिए देनदारियां इक्वल बैंकों द्वारा धारित जो जनता की कुल जमा राशि है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा, सॉरी सेकंड गलत होगा, सेकंड नंबर यहाँ से गलत हो जाएगा। तो 134 होगा, तो आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार की चावल की किस किस्म को उसके विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए भौगोलिक संकेतक, जिसको बोलते हैं GI टैग, ठीक है, GI टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो हिंदी देखो पता होना चाहिए कि GI टैग को भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, किसको दिया गया, मिर्चा चावल, ठीक है, मिर्चा चावल। हाल ही में बिहार की जो पश्चिमी चंपारण उसके मिर्चा चावल को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। इस चावल का आकार और स्वरूप काली मिर्च जैसा होता है, इस वजह से क्या इसको मिर्चा चावल बोलते हैं, इसलिए इसे मिर्चा चावल बोलते हैं, ठीक है। इस चावल की अपनी खास सुगंध और खास यहाँ पर पहचान है, इससे ये बना हुआ है सुगंधित चूरा और काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, इससे ये बना हुआ है। पका हुआ चावल मुलायम और चिपचिपा और मीठा होता है, ठीक है, इसे पचाना आसान होता है और इससे जो पॉपकॉर्न जैसे सुगंध है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 46 का। 47 नंबर देखते हैं। 47 क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। पहला, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है आपका GDP जिसको बोलते हैं, देश के उत्पादों के उत्पाद, ठीक है, देशों के उत्पादों के उत्पादन के जो परिवर्तक होते हैं उसको व्यक्त करता है, ठीक है, क्या है, इसको व्यक्त करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि जो वास्तविक GDP है उसके तात्पर्य होता है कि वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होना, ठीक है, ये होता है इसका। सेकंड क्या है, मौद्रिक GDP में वृद्धि का अनिवार्य अर्थ है कि उत्पाद आउटपुट में वृद्धि हुई है, ठीक है, ये गलत है। देखो दूसरी तरफ जहाँ मौद्रिक GDP वर्तमान में प्रचलित कीमत है जो GDP मूल्य के लिए, ऐसा हो सकता है कि जो मौद्रिक GDP है उसकी दर मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ी हुई होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि यह वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के कारण बढ़ी हो, ठीक है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्थिर होना या कम होना, लेकिन यह जो मूल वृद्धि है उसके कारण मौद्रिक GDP के आंकड़ों को सुधार हो सकता है, इसलिए आपका क्या गलत है, ये सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली पहला करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका 47 का आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सकल घरेलू उत्पाद GDP, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है। GDP की वृद्धि हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं कि हमेशा कल्याण होगा, ये तो आप हमेशा बात समझना जो यहाँ पे गलत है पॉइंट, ठीक है, देख के पॉइंट को समझ आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से आपका है, GDP की संगणना करते समय ऋणात्मक, ठीक है, संगणना करते समय ऋणात्मक बाह्यकरण उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। 48 का जो आपका बी है ये करेक्ट है, जो आपके ऋणात्मक और बाह्यकरणों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तीसरा है, GDP की संगणना दौरान गैर मौद्रिक जो विनिमय दर होते हैं उनको आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं मानते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 और 3 करेक्ट होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 1 3 नहीं 2 3, ये देखने मैंने 2 3 करेक्ट है, क्योंकि एक तो गलत है, 2 3 करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 48 का बी। 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह परिवर्त या फ्लो, ठीक है, फ्लो वेरिएबल नहीं है, इनमें से कौन सा प्रवाह परिवर्त या फ्लो वेरिएबल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इनमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 49 का सी यहाँ से हो जाएगा, धन, ठीक है, धन। जो आपका प्रवाह एक ऐसी मात्रा जिसमें समयावधि के संदर्भ में यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रवाह को एक विशिष्ट अवधि समयावधि के संदर्भ में, अर्थात ये सप्ताह, महीने या वर्ष में परिभाषित किया जाता है इसको, राइट। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, क्योंकि ये उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का वर्णन करता है, मापन करता है जो एक वर्ष में अवधि के दौरान देश के लिए कुल उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, 49 का सी। 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, बाकी 5 सेकंड में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जिसको बोलते हैं RWR, दो देशों के जो वस्तु सापेक्ष उसमें मूल्य होती है उसके सापेक्ष वस्तु के मूल्य होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्यों करेक्ट होगा, पहला जो स्टेटमेंट है ये वास्तविक प्रभावी जो विनिमय दर हैं ये दो देशों की वस्तुओं के सापेक्ष होती हैं, ठीक है, तो आपका ये करेक्ट होगा ऐसे। अगला, सांकेतिक प्रभावी दर दो देशों की मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य हैं, जो दो देशों की सापेक्ष मुद्रा हैं उनके मूल्य हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो इस प्रकार में जो हमारा जो परिवर्त होता है, परिवर्त करना होता है धन का, उसकी मात्रा को इंगित करता है, ठीक है। धन एक स्टॉक है क्योंकि इसे किसी समयावधि में मापा जा सकता है, हालांकि एक प्रवाह है क्योंकि इसे किसी भी निश्चित समय पर मापा जा सकता है, ठीक है।
स्टॉक के अन्य उदाहरण जैसे कि विदेशी ऋण, उधार, वस्तु, स्टॉक, ठीक है, और जनसंख्या की आदि के कारण, तो ये सब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल होंगे। तो पहला और दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। तो 50 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सांकेतिक जो प्रभावी विनिमय दर होते हैं ये दोनों की मुद्राओं के सापेक्ष के मूल्य होते हैं। और यहाँ पर जो बोला पहला वाला, ये दोनों देशों की जो सापेक्ष मूल्य उसके वहाँ पर दो वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य के मूल्य होते हैं। तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, तो सी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 का सी। तो यहाँ से देखो 1 से जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगा 51 से जो स्टार्ट करूँगा मैं 51 से 100 क्वेश्चन तक, वो आपका पार्ट सेकंड में डिस्कस कर दूंगा। जो टेस्ट 7 का पार्ट सेकंड है वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको टेलीग्राम पे पहले आपको बता देता हूँ कि कब टेस्ट होगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ भी सकते हैं कि आपको एक एक चीज़ का पता रहेगा कि कब मैं क्लास कराऊंगा या कब मैं आपको टेस्ट का कुछ पॉइंट रहते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं वो मैं देता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।